क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज द मेरिट्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो स्टेबल गवर्नमेंट एक मेरिट होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर होता है, लेकिन वाइट इज रिप्रेजेंटेशन एंड इज रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करें तो ये फीचर्स ये नहीं होते हैं इसके फीचर्स। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, इससे आंसर निकल के आता है इस तरह से ए। सॉल्यूशन जब इसका हम देखने के लिए जाते हैं तो हमको पता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम अमेरिका के अंदर है, ठीक है। तो अब बता रहे हैं यहाँ पे, वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। इन आवर पॉलिटिकल जो सिस्टम है, द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स, मतलब प्रेसिडेंट जो होते हैं वो केवल नॉमिनल पावर को एंजॉय करते हैं। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री सो दैट दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टेट। Presidents all over the world are not always nominal executives, like President of India. In many countries in the world, President is both head of the state and as well as head of the government also. The President of the United States of America is most of well-known example of the kind of presidential system. A president, the U.S. President is directly elected by the people. He personally choose and appoints all the ministers. The law making in all done by the legislature, ठीक है, called the Congress in U.S. The president can veto any law. Most importantly, the president does not need the support of the majority of the members in Congress, and neither is he answerable to them. He has a fixed tenure of 4 years and completes it even if his party does not have a majority in the Congress. उसके बाद लिख रखा है कि क्या फीचर्स है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के। तो इससे स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है, इससे डेफिनाइटनेस मिलती है, ठीक है, पॉलिसीज़ के अंदर, और बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर होता है ये, एंड गवर्नमेंट बाय एक्सपर्ट्स होता है। और जो लिख रखा है कि बेस्ड ऑन द सेपरेशन ऑफ पावर, तो ये 3rd नंबर से हो जाता है, स्टेबल गवर्नमेंट में 2 नंबर से हो जाता है, तो 2 और 3 इसका आंसर निकल के आता है। और डीमेरिट्स क्या होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की, कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव रहता है, ओके। उसके बाद क्या होता है, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है, मे लीड टू ऑटोक्रेसी, कोई तरफ भी ये लीड कर सकती है, एंड नैरो रिप्रेजेंटेशन होता है, तो वाइड रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं होती है तो लास्ट स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, ठीक है, नॉन रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 77 के साथ डील करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। तो इट एनकरेज स्टेट्स टू कॉर्पोरेट, ओके, इट एनकरेज स्टेट टू कोऑपरेट विद कॉपरेट विद प्राइवेट सेक्टर्स पार्टनर्स एंड सिविल सोसाइटीज टू प्रमोट सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस। तो जनरलाइज स्टेटमेंट है, नो डाउट सही होगा। इंडिया इज ए पार्टी ऑफ दिस डिक्लेरेशन, इसको देख लेते हैं इसका आंसर। तो क्यों इंडिया, इसका याद रखना है आपको, पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी का इंडिया इसका पार्टी नहीं है इसकी, है ना। तो इसमें ये लिख रखा है, पेरिस कॉल इन्वाइट्स ऑल द साइबर एक्टर्स टू वर्क टुगेदर एंड एनकरेज स्टेट्स टू कॉपरेट विद प्राइवेट सेक्टर पार्टनर्स द वर्ल्ड ऑफ द रिसर्च एंड द सिविल सोसाइटी। तो बिल्कुल ठीक है, जनरलाइज स्टेटमेंट है, इसको याद रखना है। इंडिया इसका पार्ट नहीं है, बार बार इंडिया को शायद बोला भी जा रहा है बनने के लिए। इंडिया इज नॉट ए पार्टी ऑफ द डिक्लेरेशन। रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट अर्ज्ड इंडिया टू जॉइन द पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस दैट हैज 75 कंट्रीज ऑन बोर्ड टू डील विद न्यू साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स फेसिंग द वर्ल्ड। तो थ्रेट्स फेस कर रहा है वर्ल्ड, ठीक है, उसको साइबर स्पेस के अंदर, तो उसके लिए है एक्चुअली में। 78 के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बोलता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रिवेंटिव डिटेंशन अंडर द आर्टिकल 22। If a person is detained under the preventive detention, the reason for his detention has to be informed within 24 hours. तो ऐसा कुछ नहीं है प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहा है कि 24 आवर्स में उसको रीजन बताना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, पहली स्टेटमेंट गलत है। ओनली पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू मेक लॉज ऑन द प्रिवेंटिव डिटेंशन, ऐसा नहीं है, स्टेट्स भी बना सकते हैं उसके लिए, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाती है। इसका आंसर निकल के आएगा आपका डी, ठीक है, डी इसका आंसर निकल के आ रहा है। दोनों स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे गलत हो जाती है। इसका आंसर देख लेते हैं, सॉल्यूशन देख लेते हैं, सॉरी। तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में सब कुछ बता देगा हमें, जो कि आर्टिकल 22 जिसके साथ की डील करता है। तो देख लेते हैं अच्छे से इसको। तो इसमें लिखा हुआ है, आर्टिकल 22 ग्रांट करता है प्रोटेक्शन टू ए पर्सन हु आर अरेस्टेड और डिटेंड, ठीक है, जनरली प्रोटेक्शन देता है। डिटेंशन इज 2 टाइप्स होता है, एक पिनेटिव डिटेंशन होता है, प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। पिनेटिव डिटेंशन इज टू पनिश द पर्सन हु, ठीक है, वो पर्सन को पनिश करने के लिए होता है जिसने कि ऑफेंस कर दिया हो। और जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है वो क्या होता है, करने से रोकने के लिए होता है, कि कुछ ऐसा एप्रीहेंशन होता है, किसी को संभावनाएं होती हैं कि हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए। अब आता है, आर्टिकल 22 हैज़ 2 पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट क्लोज 1 and 2 डील्स विद द केसेज ऑफ द ऑर्डनरी लॉ, एंड द सेकंड पार्ट जो है उसके जो पार्ट्स 4, 5, 6, 7 जो है वो डील करते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉ के साथ। तो मतलब आर्टिकल 22 के अंदर जो 2 पार्ट्स हैं, पहला पार्ट तो ऑर्डनरी केसेज के साथ डील कर रहा है, बाद में प्रिवेंटिव डिटेंशन के साथ डील कर रहा है। तो इसको थोड़ा देख लेते हैं, ब्लैक वाला थोड़ा जो हाईलाइटेड है उसको देखते हैं। द ग्राउंड ऑफ द डिटेंशन शुड बी communicated as soon as possible to the detained
or arrested person, however the fact considering to the against the public interest need not to be disclosed। लेकिन जो फैक्ट है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो सकता है उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो लिमिट ऑफ 24 आवर्स टू डिस्क्लोज द पर्सन फॉर हिज अरेस्ट। ओके मतलब ज़रूरी होता है कि 20 उसको कम्युनिकेट किया जाए, लेकिन ज़रूरी है कि 24 आवर्स में ही कम्युनिकेट किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई जरूरी बात नहीं है। द पार्लियामेंट हैज़ exclusive authority to make law of preventive detention for regions connected with the defense, foreign affairs and the security of India। इससे रिगार्डिंग जो भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की लॉज हैं वो तो पार्लियामेंट के अंदर है। एंड बोथ द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंकरेंट मेक ए लॉ फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन फॉर रीजन्स कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। तो मतलब कुल मिला के दोनों का अधिकार है ना, दोनों ही बना सकते हैं। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द CIC। तो अभी CIC के रिगार्डिंग अभी थोड़ा अमेंडमेंट भी हुआ है, आपको पता है ना। तो इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। द चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन शैल होल्ड द ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years। नहीं, अभी इसको बदल दिया है, बोल दिया है कि जब तक चाहेंगे, है ना। हम उस तरीके के अमेंडमेंट हुए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया। सैलरीज अलाउंस को भी इसमें उसी कंसिडरेशन के अंदर ले लिया, तो इसका आंसर केवल ए होगा। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इफ़ इट कंसिस्ट चीफ, तो एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 10 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, इसे इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, ठीक है, नॉट मोर देन 10। उसके बाद बता रखा है इसमें रिसेंटली इनेक्टेड RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019, है ना। 2019 में जो अमेंडमेंट किए गए थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इन्फॉर्मेशन कमीशन शेल होल्ड ऑफिस फॉर सच टर्म एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ गई ये भी चीज़। उसके बाद RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019 सैलरी अलाउंस ऑफ द चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड द इन्फॉर्मेशन कमिश्नर शेल बी सच एज प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अपने परव्यू में उन्होंने ले ली है। उनकी कब तक कितना उनका टर्म होगा वो भी, और साथ में सैलरी और अलाउंस भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हाथ में ले लिए हैं, दोनों चीज़ें अमेंडमेंट करके। ए बिल फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 कैन बी इंट्रोड्यूस इन। तो कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि आर्टिकल 368 की रिगार्डिंग जो भी उसमें जो अमेंडमेंट जो उसके परव्यू में आते हैं जो अमेंडमेंट, उनको उस तरीके का कोई बिल आता है तो उसको कहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है। तो वो लोकसभा में भी हो सकता है, राज्यसभा में भी हो सकता है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। आपको याद रखना है थोड़ा, है ना। सिंपल ही है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ये याद रखना है। 81 के ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे आगे फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी पास बाई सिंपल मेजोरिटी। देखते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी रिवॉक्ड बाय द पार्लियामेंट बाय द स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड ओनली वंस, ये भी गलत है, क्योंकि कभी डिक्लेयर हुई नहीं है, तो केवल ओनली वंस ही आएगा 81 के अंदर। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 360 के अंदर जो फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है उसकी क्लॉज 1 में लिखा है, ये एम्पावर्स करता है प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम ए फाइनेंशियल इमरजेंसी इफ ही सेटिस्फाइड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन ड्यू टू विच फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी इज थ्रेटन्ड। ओके, तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। मतलब क्या है, द प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी पास बाई सिंपल मेजोरिटी। इसको आपको याद रखना, बस सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना है हमको। और हम देख लेते हैं इसमें क्या होता है। इसका अप्रूवल जो होगा बहुत हाउस करेंगे पार्लियामेंट की विद इन 2 months डेट ऑफ द इशू, ठीक है। प्रोक्लेमेशन, ठीक है, उसको अप्रूवल क्या होगा 2 महीने के अंदर। उसके बाद लिखा हुआ था पास बाय आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ओनली बाई सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से होती है पास। ए प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी में बी रिवॉक्ड बाई प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट है वो एक फर्दर एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन करके और इसको रिवॉक कर सकते हैं। और जो एक प्रोक्लेमेशन होगा इसको रिवॉक करने के लिए डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ये आपको याद रखना है स्पेसिफिकली, ठीक है। नो फाइनेंशियल इमरजेंसी अब तक कोई डिक्लेयर नहीं की गई है इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 82 के साथ डील करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। इट प्रिस्क्राइब द लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके मेंबर्स का क्वालिफिकेशन वगैरह बताया। तो ये ऐसा कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कोई क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं बताई गई है, ठीक है। इट इज स्पेसिफाइड दैट द मेंबर होल्ड द ऑफिस फॉर 6 years until they attain the age of 65 एंड थर्ड स्टेटमेंट इट डिबार्स द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ऐसा भी कुछ नहीं है, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद इट स्पेसिफाई द मेंबर्स होल्ड द ऑफिस फॉर 6 months। ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं बन रहा जिसमें केवल 2 हो, तो अपने आप ही डन हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 82 का डी आंसर है। तो इसमें लिख रखा है एक्चुअली में कि पहला तो स्टेटमेंट जो बोलता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैड नॉट प्रिस्क्राइब द क्वालिफिकेशन लीगल एजुकेशन। कोई क्वालिफिकेशन कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि कौन क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन के लिए। और क्लोज 5 ऑफ द आर्टिकल 324 क्या बोलता है, प्रोवाइड द पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब, बना सकते हैं वो कंडीशन फॉर सर्विस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड द इलेक्शन कमीशन के लिए जो सर्विस के लिए प्रिस्क्राइब कर सकते हैं वो, है ना। ओके, उसके बाद
आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन सेल कंसिस्ट ऑफ द CEC एंड लाइक सच मेंबर्स ऑफ EC प्रेसिडेंट में टाइम टू टाइम फिक्स, जितना प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे उतना टाइम से टाइम फिक्स होता रहेगा। पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड द इलेक्शन कमीशन, ये सारी चीज़ें जो कंडीशन ऑफ सर्विस ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस एक्ट 1991 पार्लियामेंट ने क्या किया, इनेक्ट किया है। एज पर CEC एंड EC होल्ड द ऑफिस अप टू 6 years इस एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अटेन द एज ऑफ 65। However, they can resign at any time, can be removed from office before the expiry of their term इस एक्ट के अकॉर्डिंग, नॉट अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आपको स्टेटमेंट नंबर जो 3 है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट डिवाइडेड द रिटायरिंग मेंबर्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन फ्रॉम फर्दर अपॉइंटमेंट अंडर द गवर्नमेंट, तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट वगैरह नहीं हुआ है, ध्यान रखना। एवन द इलेक्शन कमीशन कंडीशन ऑफ द सर्विस ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एक्ट 1991 डज नॉट प्रोहिबिट द फर्दर अपॉइंटमेंट ऑफ CEC एंड EC अंडर द गवर्नमेंट। और इस बिहार पे काफ़ी बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है ना। इट इज़ ऑल्सो साइलेंट ऑन वेदर इलेक्शन कमीशन कैन जॉइन एनी पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर रिटायरमेंट और नॉट, तो ये काफ़ी थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहता है, तो आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, कि किसी तरीके का कोई भी मतलब कि रोक नहीं लगाई गई है किसी, है ना। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं हम 86 के ऊपर, 83 के ऊपर सॉरी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 18, ठीक है। इट प्रिवेंट्स इंडिविजुअल्स फ्रॉम अडॉप्टिंग ए हेरिडिटरी टाइटल्स लाइक महाराजा। अभी आगे देखते हैं, मतलब इसमें इंडिविजुअल को तो क्यों रोकेंगे, यदि कोई अपना नाम रखना चाहता है महाराजा वगैरह तो ऐसा तो क्यों रोका जाएगा, लेकिन स्टेट किसी को कन्फर नहीं करेगा इस तरीके के टाइटल्स, स्टेट किसी को नहीं देगा। अभी देखते हैं क्या है। ए फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट अंडर द इंडियन स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट बट कैन एक्सेप्ट एमेलमेंट्स विद द प्रेसिडेंट प्रायर कंसेंट। ओके, तो इसको देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। तो इसमें डी है नाइदर 1 नाइदर 2 नॉट 2, तो पहला तो गलत मैंने बता ही दिया था कि ऐसा तो होगा नहीं, कोई अपना नाम यदि रखना चाहते रख सकता है, लेकिन स्टेट कन्फर्म नहीं करेगा किसी को भी इस तरीके की टाइटल्स, ये थी बात। एंड दूसरा जो है इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दूसरे में लिखा हुआ है, थोड़ा सा निटिकिटी में लिखा हुआ है, तो इसको मैं जनरली पढ़ देता हूँ आपके लिए। ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि ए फॉरेनर होल्डिंग ऑफिस द प्रॉफिट अंडर इंडियन स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट बट कैन एक्सेप्ट एमेलमेंट्स विद द, तो मतलब ये भी एक्सेप्ट कर सकता है, कंसेंट मिलता है। तो लिखा हुआ है फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट टू ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेनर स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेंगे थोड़ा तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं अभी हम। ओके, द इंट्रोडक्शन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के बारे में देखते हैं कि क्या क्या उस टाइम पे आया था। डेप्रीवेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास, हाँ तो ठीक है, लेजिस्लेटिव जो पावर्स थे वो हटा लिए गए, तो ये ठीक हो जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ द सेपरेशन बॉडी फॉर कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर हुई थी चीज़, तो यहाँ पे नहीं हुई है। इंट्रोडक्शन ऑन ओपन कंपटीशन, ये 1853 में हुआ है, सिविल सर्विसेज के लिए जो होता है, ये भी नहीं आया, तो ओनली 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा 84 का आंसर, ठीक है। तो मैं बता दूं ये पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है यहाँ पे कि आर्टिकल 18 जो होता है बैन करता है किसी को भी महाराजा वगैरह का टाइटल देने से, किसी स्टेट को कोई कन्फर्म नहीं करेगा, लेकिन कोई इंडिविजुअल यदि अपना नाम रखना चाहे, हाउएवर इट डज नॉट प्रिवेंट एनी इंडिविजुअल फ्रॉम अडॉप्टिंग ए नेम लाइक महाराजा। फॉर एग्जाम्पल वन हैज़ चूजन ए नेम ऑफ लाइक महाराजा रवि वगैरह, तो वो कर सकता है इंडिविजुअली इंसान, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसी में रिलेटेड ये भी है कि जैसे हमारे बहुत सारे जो नेशनल अवार्ड्स आते हैं उनको बिल्कुल वैलिड रखा गया है इस ग्राउंड पे, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं बोला गया है कि वो गलत है अवार्ड को प्रोवाइड करना, लेकिन यदि कोई इंसान, आगे लिखा हुआ है, इट ऑल्सो रूल्ड दैट अवार्ड शुड नॉट बी यूज एज ए सफिक्स एंड प्रीफिक्स ऑन टू द नेम ऑफ द अवार्डी। जो अवार्डीज हैं वो अपने नाम के आगे सफिक्स एंड प्रीफिक्स के रूप में इसको यूज में नहीं ले सकते हैं। यदि ऐसा किया गया देन दे शुड फॉरफिट द अवार्ड, तो अवार्ड उनका फिर वापस ले लिया जाएगा उनसे, ठीक है। तो लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो रूल्ड दैट दीज अवार्ड्स शुड नॉट बी यूज एज सफिक्स और प्रीफिक्स टू द नेम्स ऑफ अवार्डीज। ओके, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हम देख लेते हैं, ओनली 1 आ रहा था। तो जो पहली बात है जो स्टेटमेंट नंबर 2 के अंदर जो बोला गया है कि फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट बॉडी फॉर कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है, ये आपका 1784 पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर आया, देखो ये लिखा हुआ है। एस्टेब्लिश सिस्टम ऑफ द डबल गवर्नमेंट दैट इज सेपरेट बॉडी फॉर कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद स्टेटमेंट नंबर जो 2 है, इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास लेजिस्लेटिव पावर से डिप्राइव कर दिया था, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन चल रहा था उस टाइम पे पावर का, इस वजह से। बाद में डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट होगा दोबारा से। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इंट्रोड्यूस एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट फॉर द सिविल सर्वेंट्स, रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। ओके, तो 1853 ने इंट्रोड्यूस किया था ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स, तो ये 1833 के अंदर नहीं था।
क्वेश्चन नंबर 85 के साथ डील करते हैं। ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन ए वाइड इंटरप्रिटेशन टू द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21। इन दिस कंटेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स अलाउ इन आर्टिकल 21? राइट टू ट्रैवल अब्रोड, बिल्कुल ठीक है, ये आर्टिकल 21 में आता है। राइट टू रेपुटेशन, ये भी ठीक है। राइट अगेंस्ट पब्लिक हैंगिंग, ये भी ठीक है, पब्लिक हैंगिंग के खिलाफ राइट भी आर्टिकल 21 के अंदर ही आता है, ये इसी के परव्यू में है, इसी के अंदर आता है ये भी। राइट अगेंस्ट हैंड कफिंग, तो मतलब किसी को हैंड कफ करके लेके जाना, ये मतलब इसमें को भी रोक, इसके भी ऊपर भी रोकी गई है, तो ये भी आता है। तो अभी हम स्पेसिफिकली देख लेंगे कि कौन से केसेस के अंदर ऐसा होता है। तो 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा, 85 में डी आंसर आ जाएगा। तो हम देखते हैं इसको कि कौन कौन से केसेस के भी यहाँ पे चीज़ें निकल के आई हैं। तो पहले तो मेनका गांधी वाला केस था, आपको पता ही है, तो वाइड इंटरप्रिटेशन आर्टिकल 21 का उस टाइम पे किया गया था। बाद में आते हैं हम रिगार्डिंग द इशू ऑफ द राइट टू ट्रैवल अब्रॉड इन द केस ऑफ सतवंत सिंह वर्सेज डी रामाराथम ए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रामाराथनम। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि एक्सप्रेशन पर्सनल लिबर्टी टेक्स द राइट ऑफ द लोको मोशन एंड ट्रैवल अब्रोड, तो ये आता है, आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ सतीश चंद्र वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2019 रिट्रेटेड दैट द राइट टू ट्रैवल अब्रोड इज ए जेन्युइन एंड बेसिक ह्यूमन राइट लाइक मैरिज एंड फैमिली। बाद में राइट टू रेपुटेशन हैज़ बीन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी इंडिविजुअल हैज़ ए राइट टू लिव ए डिग्निफाइड लाइफ, रेपुटेशन वाली लाइफ, ऑनर कनेक्टेड विद डिग्निटी एंड थस कॉन्स्टिट्यूट ए इनएलिनेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। In the recent judgment of the Subramaniam Swamy versus Union of India, the apex court held that the reputation of an individual is basic element under Article 21 of the Constitution, ठीक है। Supreme Court in Attorney General of India versus Lakshma Devi held that direction for the public execution of death sentence by Rajasthan High Court was unconstitutional and violate of Article 21। तो पब्लिक हैंगिंग किसी की कर देना एक्चुअली में उसको, और फिर उसके बाद उसको डेथ देना, उसका एग्जीक्यूशन करना पब्लिकली, पब्लिक के सामने पब्लिक एग्जीक्यूशन करना फॉर द पब्लिक एग्जीक्यूशन, ये गलत है, ये भी बारबरिक टास्क हो गया एक तरीके का। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वायलेट ऑफ आर्टिकल 21 बताया। इट वॉज फर्दर मेड क्लियर डेथ बाई पब्लिक हैंगिंग वुड बी ए बारबरिक प्रैक्टिस एवन इफ क्राइम फॉर विच द अक्यूज हैड बीन फाउंड गिल्टी इज बारबरिक, इट वुड बी ए शेम ऑन द सिविलाइजेशन और सिविलाइज सोसाइटी टू रेसिप्रोकेट द सेम। तो इस वजह से राइट अगेंस्ट द पब्लिक हैंगिंग जो है वो भी एक आर्टिकल 21 के अंदर ही है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। इन केस ऑफ प्रेम शंकर वर्सेज दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1980, सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द रूल्स विच स्टेटेड दैट एवरी पर्सन हु इज अंडर ट्रायल फॉर ए नॉन बेलेबल ऑफेंस पनिशेबल विद मोर देन 3 years इम्प्रिजमेंट हैज टू बी रूटीनली हैंडकफ्ड। तो मतलब इसमें हैंडकफिंग भी नहीं की जा सकती है, ये भी बात बोली गई है कि ऐसा नहीं कि यदि कोई इस तरह के केस में है तो उसकी आप रूटीनली हैंड कफिंग करोगे, रूटीनली हैंड कफिंग उसकी नहीं करनी है, ठीक है, ये बताया गया। तो हैंड कफिंग के खिलाफ भी मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले आती है ओनली एग्रीव्ड पर्सन कैन सीक ए को वारंटो रिट, मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट ए प्राइवेट इंडिविजुअल और सरियोररी कैन बी इशूड अगेंस्ट ए एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। तो अब इसका देखते हैं सोल्यूशन क्या आता है। पहला ओनली एन एग्रीव्ड पर्सन कैन सीक ए को वारंटो रिट, मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। तो इसका सॉल्यूशन ही देख लेते हैं। इसका हम 80 में सी आ रहा है, मतलब 2 और 3 सही हैं। ओनली जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट के साथ जो सेंटेंस लिखा हुआ है एंड अग्रीव्ड पर्सन कैन सी के को वारंट रिट, ये गलत है। मैंडामस कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल, बिल्कुल ठीक है। सरियोरी कैन बी इशूड इवन अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, ये भी ठीक है। थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं लोग। तो को वारंटी का मतलब क्या होता है, बाई वॉट अथॉरिटी और वारंट, ओनली एन अग्रीव्ड पर्सन कैन सी के, तो ये गलत था। और को वारंटो का मतलब होता है बाई वॉट अथॉरिटी और वारंट। इट इज इशूड बाई ए कोर्ट टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ ए क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, कि भाई किस क्लेम के बिहाफ पे पब्लिक ऑफिस है ये आपका, ठीक है। तो इसमें है इट इज इशूड बाई ए टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी ऑफ द क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस, हैंस इट प्रिवेंट इलीगल असरप्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाई ए पर्सन। The writ can be issued only in case of a substantial public office of permanent character created by a statute or by a constitution. It cannot be issued in case of ministerial office and private office. तो ministerial office and private office के लिए नहीं किया जा सकता। मेजर लाइन आ रही है यहाँ पे। An interested person can not necessarily the aggrieved person can seek quo warranto, तो interested person भी कर सकता है। फिर उसके बाद मैंडामस के बारे में लिखा है। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड। It is a command issued by a court to a public official asking him to perform the official duty that he has failed to refuse to perform. It can also be against the public body, corporation, inferior court and tribunals and government for the same purpose.
रिट ऑफ मैंडेमस कैन नॉट बी इशूड, किस किस के खिलाफ रिट ऑफ मैंडेमस इशू नहीं की जा सकती है उसकी बात करते हैं हम। अगेंस्ट ए प्राइवेट मेंबर की और बॉडी के लिए नहीं की जा सकती है। एंड फर्स्ट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन एंड दैट डज नॉट possess statutory force when the duties discretionary and not mandatory the enforced to contractual obligations and against the president of India के खिलाफ भी हम मैंडेमस नहीं ला सकते हैं। अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट, है ना, ऑफ ए हाई कोर्ट इन ए जुडिशरी कैपेसिटी के अंदर। ओके, सर्टिफाइड हैज टू बी सर्टिफाइड, सर्टिफाइड का मतलब है टू बी सर्टिफाइड एंड टू बी इन्फॉर्म्ड इट इशूड बाई हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल आर्डर टू ट्रांसफर ए केस पेंडिंग विद द लेटर और इटसेल्फ टू स्क्वैश द ऑर्डर लेटर इन ए केस। तो स्क्वैश भी किया जा सकता है। तो ये केवल प्रिवेंटिव नहीं है, क्यूरेटिव भी है। इट इशूड ऑन द ग्राउंड ऑफ एक्सेस ऑफ द जुडिक्शन, लैक ऑफ द जुडिक्शन, एरर ऑफ द लॉ। थस अनलाइक प्रोहिबिशन जो एक और रिट होती है वो केवल प्रिवेंटिव होती है, तो ये क्यूरेटिव भी है। विच इज ऑनली प्रिवेंटिव, जो प्रोहिबिशन होता है जो कि केवल प्रिवेंटिव है, रही है वो प्रिवेंटिव भी है और क्यूरेटिव भी है। ठीक है, इलाज भी करती है, ये अपने पास केस मंगा भी सकता है कोर्ट। प्रीवियसली द रिट ऑफ सर्टिफाइड वुड बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़। आपको याद रखना है, पहले जो सर्टिफाइड वाली जो रिट थी केवल जुडिशियल क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज़ के खिलाफ ही जाती थी एंड नॉट अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़। बट लेकिन बाद में 1981 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया है कि सर्टिफाइड कैन बी इशूड एवन अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। इफ़ ए बिल टू एक्सचेंज द नेम ऑफ स्टेट गोज टू द पार्लियामेंट द बिल हैज़ टू बी पास बाई। तो सिंपल मेजोरिटी वाली बात है, यदि नेम वेम को यदि एक्सचेंज करना है, ठीक है, तो हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, इससे हो जाएगा ये, है ना। तो इसमें सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज आर अंडर द प्रीव्यू ऑफ द लोकपाल इन इंडिया। तो कौन कौन सी है जो प्रीव्यू ऑफ लोकपाल के अंदर आती हैं। तो मिनिस्टर्स फॉर मैटर रिलेटेड टू द स्टेटमेंट मेड इन द पार्लियामेंट, स्टेटमेंट पार्लियामेंट के अंदर मेड कर दिया उसके लिए लोकपाल नो। ऑल गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस, सारे के सारे गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस देखते हैं, ये भी नहीं आना चाहिए, ऑल तो नहीं आना चाहिए, थोड़ा एक्सट्रीम भी जा रहा है ना। एडेड, और एडेड का क्या मतलब है, एडेड तो सहायता देती, तो इसका मतलब थोड़ी कि लोकपाल के प्रीव्यू में चले जाएंगे। ऑल एंटिटीज रिसीविंग डोनेशन अंडर द FCRA, सारी एंटिटीज़ तो नहीं आएंगी, तो इसमें डी आना चाहिए आंसर, कोई भी नहीं आएगा। देखते हैं 88 के अंदर डी आंसर है। तो इसमें ये बोल रखा है कि लोकपाल एक्ट जो आपका लोकायुक्त एक्ट आया, लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013, इससे आपका लोकपाल आया है। ये ऑम्बड्समैन होता है एक तरीके का, इंक्वायरी इनटू द एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज फॉर द रिलेटेड मैटर। इट्स जुडिक्शन इंक्लूड द प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, ग्रुप ABCD ऑफिसर्स, ऑफिशियल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सब इसके मतलब ज़्यादातर आ रहे हैं इसके किसके अंदर, जुडिक्शन के अंदर। अब बोल रहा है इसमें ऑप्शन नंबर 1 के बारे में बोल रहा, कमेंट की जा रही है। तो द जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल एक्सटेंड टू द मिनिस्टर, इट कैन नॉट इंक्वायर इनटू द एनीथिंग सेड बाय द मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन द मैटर ऑफ द एनीथिंग सेड इन द पार्लियामेंट और वोट। मतलब आते हैं जुडिक्शन के अंदर, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट कर रहे हैं पार्लियामेंट में, कुछ बोल रहे हैं उसके ऊपर भी कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। स्टेटमेंट नंबर 2 के बारे में बोला गया है, इंस्टीट्यूशंस एडेड बाय द गवर्नमेंट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल। इंस्टीट्यूशंस एडेड बाई, जो ऐड किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा जिन इंस्टीट्यूट्स को, वो बिल्कुल वो बाहर है मतलब लोकपाल के जुडिक्शन से। हाउ एवर इंस्टीट्यूशंस दैट आर फाइनेंस्ड फुली एंड पार्शियली बाय द गवर्नमेंट आर अंडर द जुडिक्शन ऑफ द लोकपाल, ये ध्यान रखना है आपको। कुछ स्टेटमेंट नंबर 3 के बारे में बोल रखा है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त 2013, दोज एंटिटीज रिसीविंग डोनेशन फ्रॉम फॉरेन सोर्स इन द कंटेक्स ऑफ FCRA in excess of the 10 lakh rupees per year are brought under the jurisdiction of the लोकपाल, but not all entities। ये आपको याद रखना है। पहले तो 10 लाख का क्राइटेरिया सभी है और फिर सारी एंटिटीज नहीं है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 89 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी जो थी हमारी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इट रिकमेंडेड द ड्यूटी टू पे टैक्सेज एज फंडामेंटल ड्यूटी। हाँ, उन्होंने रिकमेंड किया था कि जो ड्यूटी पे करनी है, टैक्स को पे करना एक फंडामेंटल ड्यूटी की तरह आप ले लीजिए, ये उन्होंने रिकमेंड किया था। ठीक है, एंड it suggested a penalty for the non performance of the fundamental duties। हाँ, यदि कोई फंडामेंटल ड्यूटीज़ को उन्होंने कुल मिला के पेनल्टी लगाने के लिए बोला था कि यदि कोई नहीं रखता है ना ध्यान, या नहीं निभाता है अपनी फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसका ऊपर आप पेनल्टी लगा दो, ऐसा भी उन्होंने प्रोविजन किया था। तो दोनों ठीक है इनके स्टेट में, सी आंसर आ जाएगा 89 के अंदर। अब और भी देख लेते हैं और क्या प्रोविजन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए थे और उनको नहीं लगाया गया। तो आपको पता है 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी थी, सेटअप टू मेक रिकमेंडेशन फंड अबाउट द फंडामेंटल ड्यूटीज। द कमिटी सजेस्टेड इनकॉर्पोरेशन ऑफ द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट 10 फंडामेंटल ड्यूटी वर एडेड इन द 42। उन्होंने 8 के लिए बोला था, ऐड 10 की गई थी। सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी वर नॉट एक्सेप्टेड बाई गवर्नमेंट, लाइक पार्लियामेंट में प्रोवाइड फॉर इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टी और नॉन कंप्लायंस विद एनी ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटी, तो इसको लागू नहीं किया गया। दूसरा था नॉन लॉ इम्पोजिंग सच पेनल्टी शैल बी चैलेंज इन द कोर्ट एंड ग्राउंड ऑफ द, ये था ड्यूटी टू पे टैक्सेज
एंड फंडामेंटल ड्यूटीज वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 90 के ऊपर चलते हैं। विद रेफरेंस टू 9th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। 9th शेड्यूल की बात करनी है हमको। इट वाज द फर्स्ट शेड्यूल एंड दैट वाज एडेड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बिल्कुल ठीक है, पहला शेड्यूल था जिसको ऐड किया गया था कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बाद में। ओके। दूसरा, इट वाज एनेक्टेड टू प्रोटेक्ट लॉज रिलेटेड टू एग्रेरियन रिफॉर्म्स एंड नॉट एंड फॉर अबोलिशिंग द जमींदारी। ये भी ठीक है, जमींदारी का अबलिश और एग्रेरियन रिफॉर्म्स के लिए आया था। उनसे रिलेटेड जो लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आया था, उन लॉज को उसके अंदर डाल दिया गया था 9th शेड्यूल को। और फिर इम्यूनिटी दे दी थी कि भाई इसको कोई भी इसको कोई भी कोर्ट में नहीं ले जा सकता है, कोर्ट कोई डिसीजन नहीं देगा वगैरह वगैरह। all laws placed under the schedule are provided immunity from judicial review। देखो अभी स्टेटस बदल चुका है जुडिशियल रिव्यू वाला, तो ये तो गलत हो जाती है स्टेटमेंट 1 and 2। ठीक है केवल, तो इसमें बी आएगा आंसर 90 में, बी आंसर है। इसको देख लेते हैं सोल्यूशन। तो इसमें ये बोला गया है, इट वाज क्रिएटेड बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 विच एडेड ए न्यू आर्टिकल 30B along with article 31A in order to protect laws related to agrarian reforms and for abolishing the जमींदारी सिस्टम। तो बिल्कुल ठीक है। अब आगे देखो, हाउएवर इन 2007 सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट देयर कुड नॉट बी ए ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन द 9th शेड्यूल। द कोर्ट हेल्ड दैट जुडिशियल रिव्यू इज ए बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट कुड नॉट बी टेकन अवे बाय पुटिंग लॉज अंडर द 9th शेड्यूल। इट सेड दैट द लॉज प्लेस्ड अंडर द 9th शेड्यूल फ्रॉम आफ्टर आफ्टर 24 अप्रैल 1973 आर ओपन टू चैलेंज। 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी लॉज रखे गए हैं 9th शेड्यूल के अंदर, उनको चैलेंज किया जा सकता है इफ़ दे वायलेट द FR फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं अंडर द आर्टिकल 14, 15, 19, 21 और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को वायलेट करते हैं तो। ठीक है, और उससे जो पहले के थे 1973 से पहले से, उनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी दे दी गई है। ओके, तो यही था इसमें। क्वेश्चन नंबर 91 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्पायर्ड बाय द अर्थवाइल USSR कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज नथिंग अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ दीज ड्यूटीज। कॉन्स्टिट्यूशन सेज नथिंग अबाउट द एनफोर्समेंट ऑफ दीज ड्यूटीज। हाँ, ये बात तो ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कुछ नहीं बोलता है इनके एनफोर्समेंट के बारे में। द एन्जॉयमेंट ऑफ राइट इज डिपेंडेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ ड्यूटी। इसका मतलब है कि आप राइट्स तभी इन्जॉय करोगे जब ड्यूटी फुलफिल करोगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर 1 and 2 हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा 91 के अंदर, सी आंसर है। बिल्कुल सिंपल था ये कि हमने USSR से इंस्पायर होते हुए 1976 के अंदर सोन सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन के बिहाफ पे आर्टिकल 51A के अंदर ड्यूटीज़ को ऐड कर दिया। अब फिर 2002 के 86 TH कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बिहाफ पे एक और ड्यूटी ऐड कर दी, तो हमने 11 ड्यूटी आज पूरी कर दी हैं आज। ठीक है, पूरी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई थी सोन सिंह कमेटी, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी वो 8 दी थी, लेकिन वो भी पूरी नहीं मानी गई। लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी ओरिजिनली लाई गई वो 10 थी, तो गवर्नमेंट कुछ और भी ड्यूटी अपनी तरफ से लेके आई है, फिर 11 अब हो चुकी हैं ओवरऑल। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले जब इन्जॉय करोगे, आपके राइट्स को फुलफिल करोगे, तब जब आपकी ड्यूटीज़ को फुलफिल करोगे तभी राइट को इन्जॉय कर पाओगे, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, और यही था बस। इसके बारे में अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 के ऊपर। डूम्सडे ग्लेशियर ऑल्सो नॉन एज थवेट्स ग्लेशियर। ठीक है, थवेट्स ग्लेशियर या डूम्स ग्लेशियर क्या है, तो अब ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा है। तो ये अंटार्कटिका के अंदर जो एक ग्लेशियर है, काफ़ी लंबा ग्लेशियर है, 1 लाख किलोमीटर से 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा इसका एरिया है, अराउंड 120 किलोमीटर शायद ये लंबा है। और ये अभी काफ़ी तेज़ी से ये ग्लेशियर है जो ब्रेक हो रहा है, और इससे काफ़ी ज़्यादा सी लेवल की राइज होने की पॉसिबिलिटी है। लाइक बताते हैं कि ग्लोबली 0.5 मीटर तक सी लेवल बढ़ सकता है इसकी वजह से, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है। तो ये अंटार्कटिका के अंदर आपको याद रखना है। मैंने सब कुछ इसका स्पेसिफिकेशन जो मेजर है वो मैंने बता दिया। 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 120 किलोमीटर वाइड है ये। ओके, लॉन्ग नहीं, वाइड बोल दो आप। 190 किलोमीटर, 1.9 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया और 120 किलोमीटर से ज़्यादा वाइड है। और 200 से 900 साल में पूरा तरह से इसका ब्रेक होने की संभावना बताई जा रही है, कोलैप्स होने की सी के अंदर, और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सी लेवल की राइज होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं पर लिखा हुआ होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 93 के ऊपर चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो नेशनल इमरजेंसी की बात आ गई है। 352 के अंदर जो आता है, 356 के अंदर आपकी स्टेट इमरजेंसी होती है, 360 के अंदर आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। प्रेसिडेंट कैन लिमिट द ऑपरेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी टू ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल ठीक है, हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है शायद। ठीक है, द प्रेसिडेंट कैन इशू ए प्रोक्लेमेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी मेयरली ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये कंट्रोवर्शियल था उस टाइम पे, इंदिरा गांधी की वजह से ये इमरजेंसी लगाई भी गई थी। बाद में इसको अमेंड करके लाया गया है कि मेयरली प्रेसिडेंट जो प्राइम मिनिस्टर है, 44 में अमेंडमेंट हुआ है, उनका नहीं, कैबिनेट का अप्रूवल होना चाहिए। कैबिनेट का अप्रूवल होना चाहिए, तभी जाके ही ये प्रोक्लेमेशन हो पाएगा, है ना। प्रेसिडेंट जब ही प्रोक्लेमेशन इशू कर पाएंगे। तो इसमें दूसरा तो गलत हो जाता है, तो पहला सही हो जाता है, तो ए आंसर हो जाता है 93 के अंदर। ए आंसर है, और जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है एक्चुअली में, कि मेयरली प्रेसिडेंट नहीं, कैबिनेट जो होगा उनकी रिकमेंडेशन जब होगी, कैबिनेट वाज इन्फॉर्म्ड बाई
तो कैबिनेट की रिकमेंडेशन के ऊपर होगा। और 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो कि प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग ऐसे डिसीजन ले सके, ऐसा रोकने के लिए ऐसा कर दिया गया है। उसके बाद हम फाइनेंस कमीशन के बारे में देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इस कंपोजिशन। देखो जनरली क्या होता है कि जैसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो हमें लगता है, ऐसा हमारा माइंडसेट बन जाता है कि हो सकता है कि यहाँ पे भी यही रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में शायद प्रोविजंस नहीं होंगे, कोई एक्ट वैक्ट बना के प्रोविजंस लाए होंगे। बट एक्चुअली में यह आपको याद रखना है कि फाइनेंस कमीशन जो आर्टिकल 280 के अंदर आता है उसमें एक्चुअली में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किए हैं, उसकी कंपोजिशन के बारे में बोला है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑफ ए हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन, ये भी ठीक है। रिकमेंडेशन आर ओनली एडवाइजरी, ये भी ठीक है। तो इसमें 1 2 3 तीनों ठीक हो जाएंगे। देखते हैं एक बार है क्या। हाँ 94 में डी आ रहा है, तो आपको याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक्ट वैक्ट इसके लिए लाया गया इसके प्रोविजंस के लिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर इस कंपोजिशन, इसकी कंपोजिशन के लिए ऐसा नहीं कोई एक्ट वैक्ट है या फिर ऐसा कुछ है। इसका कंपोजिशन जनरली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फिर द कंपोजिशन ऑफ द कमीशन प्रोवाइड दैट फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ ए चेयरमैन एंड फॉर अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 4 और लोग होंगे प्रेसिडेंट और उनके जो होल्ड द ऑफिस अंडर द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। रीअपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है फाइनेंस कमीशन के अंदर जो लोग हैं, आपको याद रखना है आपको। ओके, उसके बाद यही है कि हाँ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को इसका चेयरमैन बनाया जा सकता है, क्योंकि जनरली कहाँ से जो लोग होते हैं उसके चेयरमैन बनाए जाते हैं। तो सो पर्सन अंडर द 3 ऑर्गन्स लाइक एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट, है ना, अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बस यही सारी बातें हैं इसके अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 95 के ऊपर चलते हैं। ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया के बारे में बात है। OCI कार्ड्स प्रोवाइड लॉन्ग लाइफ लॉन्ग टर्म वीज़ा, फ्री ट्रैवल एंड स्टे इन इंडिया। ठीक है, ये OCI कार्ड होल्डर्स को जो कार्ड मिलता है उसके थ्रू उनको पूरा वीज़ा मिल जाता है, लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल जाता है, फ्री ट्रैवल मिल जाता है, स्टे इन इंडिया मिल जाता है। OCI कार्ड होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर अपीयरिंग इन द ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्जाम इन द नीट एंड JEE। ये ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको याद रखना ही। OCI कार्ड होल्डर्स जो होते हैं वो एलिजिबल होते हैं अपेयर होने के लिए ऑल इंडियन एंट्रेंस एग्जाम लाइक नीट एंड JEE। OCI कार्ड होल्डर्स विल बी रिक्वायर्ड टू गेट देयर डॉक्यूमेंट रीइश्यूड ओनली वंस एज ऑफ 20। हाँ अभी ये प्रोविजन भी लाया गया। तो 1 2 3 इसका आंसर सी हो जाएगा 95 में। सी आंसर है इसका, देख लेते हैं। तो वो वही चीज़ें निकल के आएंगी जो मैंने बता दी आपको पहले ही। तो इसमें ऐसा था कि अभी नए प्रोविजन ला के पहली बात तो एक 20 की एज के ऊपर आपको बार इसको री इशू करवा लीजिए, ऐसा कुछ क्राइटेरिया ला दिया इनको थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए। और सारी चीज़ें वही है जो इसमें थी, तो बस ठीक है, हम आगे चलते हैं इसके ऊपर। इसको थोड़ा आपको याद रखना है कि OCI कार्ड होल्डर्स आर एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन ऑल इंडियन एंट्रेंस टेस्ट, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट सच एज नीट एंड JEE। ओके, क्वेश्चन नंबर 96, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट ओपन आउट टुवर्ड द ब्लैक सी। तो आपको देखो इसको याद करने का तरीका है ब्रू, BRU ब्रू GT। ठीक है, ब्रू GT, ब्रू मीन्स ब्रू कॉफ़ी होती है आपकी, और GT आप ऐसे कुछ याद रख सकते हो, लाइक कुछ भी तरीके से आपको याद रखना। B का मतलब यहाँ से कंट्रियाँ चालू होती हैं, जो ब्लैक सी को जो कंट्रियाँ कवर करती हैं उसके बारे में बताया है। तो B से आपका चालू हो जाएगा। ठीक है, R का मतलब यहाँ पे ब्रू GTR कुछ ऐसा होता है, ब्रू GTR। ठीक है, हम देख लेते हैं इसको एक बार। तो इसमें से कौन नहीं आ रहा है, जी से जॉर्जिया हो जाएगा। अब इसमें आर्मेनिया दे दिया है इन्होंने यहाँ पे, आर्मेनिया कहीं भी यहाँ पे ये तो लिखा नहीं है हमने, तो आर्मेनिया नहीं होगा। तो ऐसे भी हम याद रख सकते हैं, मैप के थ्रू भी हम याद रख सकते हैं, तो कोई भी वे हो सकता है आपका। ठीक है, चलो देखते हैं इसको क्वेश्चन को 96 को देखते हैं। तो देखो इसमें कितनी कंट्री हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये ब्रू GTR ही इसका फॉर्मूला है, ब्रू GTR ही इसका फॉर्मूला है एक्चुअली में, ब्रू GTR। ये 6 कंट्रीज है। B से बुल्गारिया, R से रोमानिया बता दो आप, U से यूक्रेन बता दो आप, जो काफ़ी इश्यू में चल रहा है अभी राइट नाउ रशिया की वजह से। Z से आप जॉर्जिया बता दो, T से आप टर्की बता दो, R से आप रशिया बता दो, ब्रू GTR। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, इसको याद रखने का। आर्मेनिया कहीं नहीं फिट हो रहा है इसमें, आंसर हो जाएगा। यहाँ से हम इस मैप को भी दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे लाइक आप देख लो ब्लैक सी है, ब्लैक सी के बाद में एक्चुअली में जो कवर करने वाले यूक्रेन हो गया, रोमानिया होगा, बुल्गारिया हो गया, टर्की हो गया, यहाँ से रशिया हो गया, यहाँ से जॉर्जिया हो गया। ठीक है, तो लगभग सारे कवर हो गए ना, बुल्गारिया, रोमानिया, रशिया, टर्की, यूक्रेन की बात की जाए तो ऊपर से यूक्रेन हो ही गया। तो ये पूरा कवर हो जाता है इस तरह से, और यही सब कुछ है इसमें, ब्लैक सी हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 97 के ऊपर चलते हैं। द टर्म रिटेल डायरेक्ट वाज ऑफन सीन इन न्यूज इज फैसिलिएट्स। तो रिटेल डायरेक्ट का मतलब क्या है, तो मतलब आपको याद ही रखना है, ये अभी क्या हुआ है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था ये। रिटेल इन्वेस्टर्स टू बाय GSEC डायरेक्टली फ्रॉम RBI। तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो सीधा RBI से GSEC सिक्योरिटी परचेज कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। इसके लिए ये रिटेल डायरेक्ट वर्ड यूज में लिया गया है। ठीक है, जो अब तक नहीं कर पाते थे। तो इसमें क्या होता है, गिल्ट अकाउंट ओपन करना होता है आपको, लाइक ए डीमेट अकाउंट ही होता है, और उसके भी यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स कुल मिला के GSEC सिक्योरिटीज़ को बाई कर सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 97 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द प्रेसिडेंशियल रूल इम्पोजिंग इन ए स्टेट। तो प्रेसिडेंशियल रूल यदि लगा दिया गया है किसी स्टेट में तो क्या होगा। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड। हाँ, तो स्टेट के एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाएगा, नो डाउट, हाँ कर दिया जाएगा बिल्कुल। और पार्लियामेंट वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसको डिजॉल्व या फिर उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। एंड प्रेसिडेंट मेक लॉ ओवर द स्टेट, लॉस फॉर द स्टेट। प्रेसिडेंट क्यों बनाएंगे लॉज फॉर द स्टेट्स, तो पार्लियामेंट बनाएगी। तो केवल 1 सही होना चाहिए इसमें 98 में, केवल यही है, केवल एक ठीक है। प्रेसिडेंशियल जब रूल आएगा तो इसमें क्या होगा, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी बोल देते हैं, जो 356 के अंदर आती है। द प्रेसिडेंट रूल्स कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन द 2 ग्राउंड्स, वन मेंशन इन आर्टिकल 356 एंड अदर मेंशन इन आर्टिकल 365। तो 365 356 2 ग्राउंड पे लगाया जाता है। 356 में तो क्या बोलता है, एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इशू ए प्रोक्लेमेशन इफ ही सर्टिफाइड द सिचुएशन हैज अराइजन इन गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन द गवर्नमेंट। तो मतलब इसमें क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बिहाफ पे गवर्नमेंट रन नहीं की जा सकती है किसी स्टेट में, ऐसा उनको लगता है तो ऐसा कर सकते हैं। और 365 में बताया गया है कि जब स्टेट फेल हो जाता है टू कंप्लाई विद, अभी बंगाल में भी इसके रिगार्डिंग कभी बात चल रही थी कि आप बंगाल में स्टेट इमरजेंसी लगा दीजिए क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो आपकी बात को नहीं मान रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को नहीं मान रही है। तो उसके ऊपर भी लोगों ने काफ़ी बातें रखी थी। तो इसमें ये भी होता है, हालांकि उसमें उतना सब्सटेंशियल ग्राउंड कहीं था ही नहीं जनरली कि ऐसा किया जा सके, इस वजह से किया भी नहीं गया। तो इसमें ये होता है कि जब स्टेट फेल हो जाता है तो कंप्लाई और गिव इफेक्ट टू द डायरेक्शन फ्रॉम द सेंटर, यदि कुछ डायरेक्शन सेंटर की तरफ से आ रही है उसमें फेल हो जाता है स्टेट, इट विल बी लॉफुल फॉर द प्रेसिडेंट टू होल्ड दैट ए सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ कि ऐसा लगने लगे उनको ना, तो बस ठीक है, यही था। इसमें होता क्या है, जनरली स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाता है। जनरली देखो, स्टेट एग्जीक्यूटिव को डिसमिस कर दिया जाता है और जब आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको या तो सस्पेंड कर देते हैं या डिजॉल्व कर देते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 99। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जोनल काउंसिल्स। जोनल काउंसिल्स के बारे में देखते हैं। जोनल काउंसिल्स आर स्टैट्यूटरी बॉडीज, ठीक है, एस्टेब्लिश्ड बाई एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। देयर इज ए सेपरेट जोनल काउंसिल फॉर ऑल द यूनियन टेरिटरीज कंबाइंड टुगेदर। नहीं देखो, सेपरेट यूनियन कुछ नहीं है, 5 जोनल काउंसिल्स हैं पूरी, जो स्टार्टिंग में बनाई गई थी। फिर बाद 1971 के अंदर एक नॉर्थ ईस्ट के लिए भी जोनल काउंसिल बना दी गई थी। तो इस तरीके की जोनल काउंसिल, लेकिन जितने भी यूटीज वगैरह होती है उनको उन्हीं के अंदर डाल दिया जाता है, मतलब किसी भी जोनल जिस एरिया में वो आ रही होती है जनरली उस एरिया के अंदर डाल दिया जाता है। तो दूसरी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। जोनल काउंसिल ये है, ये पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। 91 में ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं मेजर चीज़ें। जोनल काउंसिल आर स्टैट्यूटरी बॉडीज एस्टेब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अभी क्या होता है कि इसमें जो होता है, ईच जोनल काउंसिल इज हेडेड बाय यूनियन ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फॉर ऑल द स्टेट्स इन जोन, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी ऑफ जोन एंड 2 अदर मिनिस्टर्स फ्रॉम ईच स्टेट इन द जोन। तो ये इसका कॉन्स्टिट्यूट होता है जोनल काउंसिल का, ठीक है। हेड कौन कर रहा है, होम मिनिस्टर कर रहा है, और चीफ मिनिस्टर भी उसके पार्ट आ रहे हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच यूनियन टेरिटरी की बात की जाए, जो कि जनरली लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह जो बनते हैं वो होते हैं, और 2 मिनिस्टर्स भी लेते हैं किसी हर स्टेट से, तो वो जनरल काउंसिल का पार्ट होगा। अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द प्रेसिडेंट कैन एस्टेब्लिश इंटर स्टेट काउंसिल फॉर स्मूथ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। तो इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया जा सकता है। जोनल काउंसिल आर मेंशनड अबव एज द स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट एक्ट। बाद में बता रखा है 1956 में जो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जब 1956 आया था तो डिवाइड द कंट्री इनटू 5 जोनल नॉर्थ, पाँच जोन्स के अंदर बांट दिया गया था। नॉर्दर्न जोन, वेस्टर्न जोन, सेंट्रल जोन, ईस्टर्न जोन एंड साउदर्न जोन। तो सेंटर और जोड़ लो, उसके बाद नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद सेंटर और जोड़ लो। बाद में फिर नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल भी बनाई गई 1971 में, क्रिएटेड सेपरेट नॉर्थ ईस्टर्न जोनल काउंसिल। तो नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट 1971 ने नई एक सेपरेट जोनल काउंसिल वहाँ के लिए बना दी। एज पर द एक्ट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ ए सेपरेट जोन फॉर द यूनियन टेरिटरीज। फॉर एग्जाम्पल यूटी लाइक चंडीगढ़, दिल्ली वगैरह जो हैं वो नॉर्दर्न जोन के अंदर आ जाएंगी, अलॉन्ग विद लाइक हरियाणा और पंजाब जैसे स्टेट्स के साथ। तो बस यही है, अलग से कुछ नहीं है ना। क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं लास्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला बोला है कि इन द बेरूबारी यूनियन केस इन 1960, ओके, सॉरी, इन द बेरूबारी यूनियन के 1960 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल इज द सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में इन द LIC ऑफ द इंडियन केस 1995 सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, LIC वाले केस से पहले भी बोल दिया था कि भाई हम पार्ट है, जो प्रीएम्बल है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो सेकंड स्टेटमेंट तो ठीक है आपकी, और फिर LIC में दोबारा भी बोला गया था। और 1960 में जो बेरूबारी यूनियन केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्रीएम्बल इज द सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर सी है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है। देख लेते हैं अब। तो बिल्कुल बेरूबारी वाले केस में तो ऐसा बोला ही था सुप्रीम कोर्ट ने कि सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल को माना था, और सुप्रीम कोर्ट मेंशन किया था असिस्टेड फ्रॉम द प्रीएम्बल कुड बी टेकन,
असिस्टेंस ली जा सकती है। असिस्टेंस फ्रॉम द प्रीएम्बल कुड बी टेकन टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द आर्टिकल डेट आर एम्बिगियस और कैपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, तो उसमें आप हेल्प ले सकते हो प्रीएम्बल की। उसके बाद में क्या बोला गया, इट इज ऑल्सो मैंशन दैट प्रीएम्बल शोज जनरल पर्पज बिहाइंड द सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट is thus a key of the minds of the makers of the constitution. However, the Supreme Court specifically mentioned that preamble is not the part of the constitution. ठीक है, preamble is not a part of the constitution. लेकिन ये भी बोल दिया था कि preamble पार्ट नहीं है इस शुरू के स्टार्टिंग के केसेज के अंदर, ये मानते हुए कि इसका सिग्निफिकेंस है, इसका महत्व है और इसको इंटरप्रिटेशन के लिए रूप में यूज में लिया जा सकता है, लेकिन पार्ट नहीं है, ये भी बोल दिया था। बाद में 1973 का जो केस था, केशवानंद भारती का, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द अर्लियर ओपिनियन एंड हेल्ड दैट preamble is a part of the constitution, तो पहली बार यहाँ पे बोल दिया है। It observed that the constitution should be real. It observed that constitution should be real and interpreted in the light of the grand and noble vision expressed in the preamble. The Supreme Court also held that the preamble could be amended as long as basic features of the constitution inherent in the preamble are not amended. तो ये 1973 के केशवानंद भारती के केस के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बोल दी गई हैं। बाद में जो LIC का केस रहा, in the LIC of India case 1995, also Supreme Court again held that the preamble is an integral part of the constitution. तो सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से बोला कि preamble कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो इसी के साथ हमारा पेपर नंबर 1 ख़त्म होता है। अब पेपर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे हम अगले लेक्चर से। ओके, थैंक यू।